नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां इंद्री में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना जारी है। वहीं आंगनवाड़ी वर्करों का अपनी मांगों को लेकर धरना लगातार जारी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां इंद्री में एमएलए राम कुमार कश्यप के कार्यालय का आंगनवाड़ी वर्कर्स घेराव करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की इंद्री से, जहां आंगनवाड़ी वर्करों का धरना लगातार जारी है। वही आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स जहां धरना दे रहे हैं, तो वहीं आज वो एमएलए राम कुमार कश्यप के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। तो 8 दिसंबर से जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स का अपनी मांगों को लेकर धरना जारी है, इसी बीच अब अपनी मांगों को लेकर वो एमएलए राम कुमार कश्यप के कार्यालय का घेराव करेंगे। वही फोन लाइन पे इसी खबर में हमारे साथ संवाददाता विजय जुड़ गए हैं। विजय, पूरी खबर में क्या है अब तक की ताजा अपडेट? जी देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है उनको वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। करनाल में अनिश्चितकालीन उनका धरना प्रदर्शन चला हुआ है और जितने भी करनाल जिले के विधायक हैं या कोई मंत्री है, उनके कार्यालय का, उनकी कोठियों का घेराव किया जा रहा है। और उसी संदर्भ में आज अर्बन पार्क में ये सभी इकट्ठे होने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में इकट्ठे हो जाएंगी सभी ये महिलाएं, और यहाँ से प्रदर्शन करते हुए इंद्री के विधायक जो है राम कुमार कश्यप, उनके कार्यालय पर पहुंचेंगे, उनको घेराव करेंगे और एक अपना मांग पत्र भी उनको सौंपने वाले हैं। जी, बताया जा रहा है कि वो एमएलए राम कुमार कश्यप के कार्यालय का घेराव करेंगे। ऐसे में एमएलए राम कुमार कश्यप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस वक्त तक सामने आई है? जी देखिए, अभी तक विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त थे और वो रात को ही अपने घर लौटे हैं। उनका निवास स्थान जो है कुरुक्षेत्र में है। उनकी तरफ से फिलहाल कोई इस प्रकार का मैसेज नहीं आया है कि वो अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं या नहीं है। कोई ना कोई उनका प्रतिनिधि अवश्य यहाँ पर पहुंचेगा और वो आंगनवाड़ी वर्करों की जो मांग पत्र है उनको लेगा। जी विजय, ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त धरने के दौरान कितने संख्या में वहां पर इस वक्त आंगनवाड़ी वर्कर्स मौजूद हैं? जी देखिए, सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं। फिलहाल अभी शुरुआत हुई है इकट्ठे होने की हर्बल पार्क में, और जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो सभी यहाँ से इकट्ठे होकर के पहुंचेंगे। और आपको एक और बात बता दूं मैं कि सर्व कर्मचारी संघ ने पहले भी उनको समर्थन दिया हुआ है और सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दूसरे अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं इंद्री से, जहां आंगनवाड़ी वर्करों का धरना जारी है, तो वही अपनी मांगों को लेकर वो धरना दे रहे हैं, जहां आज वो एमएलए राम कुमार कश्यप के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए प्रदेश में पहली से 9वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं, लेकिन इस बीच स्कूलों में कोविड नियमों के पालन करने का आदेश भी दिया गया है। साथ ही मास्क और कोविड सर्टिफिकेट के बिना स्कूल में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। तो जहां हरियाणा में भी अब कोरोना के मामलों में राहत देखते हुए प्रदेश में पहली से 9वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। तो इसी बीच स्कूलों में कोविड नियमों के पालन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ मास्क और कोविड सर्टिफिकेट के बिना स्कूल में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं बता दें कि स्कूल प्रशासन ने जो है छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प भी रखा हुआ है कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं या जो स्कूल नहीं आना चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जुलाना में भी आज से पहली से लेकर 9वीं तक की कक्षा खोलने के आदेश दे दिए। वहीं कोविड नियमों के साथ प्रदेश में स्कूल हैं। बता दें कि स्कूलों में आने वाले बच्चों की एंट्री के दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो भी विद्यार्थी स्कूल आ रहे हैं उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही विद्यार्थियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें स्कूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने डाउट्स को फेस टू फेस टीचर्स के सामने पूछ सकेंगे, जिससे हमें पढ़ाई में आसानी होगी। ऑनलाइन में कोई दिक्कत होती थी?
ऑनलाइन में हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था। अच्छा, तो अब यहाँ पे टीचर्स के सामने बैठ के समझने में आसानी होती है और समझ में आता है। सरकार की हिदायतें थी कि भाई पहले जो स्कूल थे हमारे 10th, 11th और 12th के खुले हुए थे, परंतु आज से है ना ये हमारे जो पहली से लेकर के 9th तक की क्लासेज के लिए भी स्कूलों को खोल दिया गया है। कोविड के मद्देनजर सरकार का ऐसा डिसीजन था। इस मामले में कल 9 तारीख को ही लेटर जारी किया गया है और बच्चों में बड़ी खुशी है, आप देख भी रहे होंगे। और जो बच्चों की पढ़ाई में जो कमी आई है इस वजह से, इस महामारी की वजह से, हम कोशिश करेंगे कि उसकी कमी पूर्ति को पूरा करें। फरीदाबाद के उद्योगपति बजट में हरियाणा सरकार से क्या चाहते हैं, इस विषय पर हर खबर हरियाणा के पत्रकार उद्योगपतियों से मिलकर उनका पक्ष सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बीडी कौशिक ने प्रसिद्ध उद्योगपति और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सतीश भाटिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं बजट पर उनका क्या कहना है। हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा सरकार चाहती है कि 75% उनके ही हमारे अपने स्टेट के लोगों को नौकरी मिले। उसके लिए भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उसके लिए बेहतर ये होगा कि बजाय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो प्लान करके नौकरी के लिए ढूंढें, इससे अच्छा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया जाए जहां उनको ट्रेनिंग भी मिले और साथ में व्यवसाय करने का अवसर मिले। ग्रीवेंसेस हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, आप हमारे यहाँ आए हो। पहले तो आप है ना बजट के ऊपर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजट में क्या है कि कई चीज़ें, जैसे सरकार कोई टैक्स ना लगाए। इस टाइम मंदी बहुत ज़बरदस्त है, कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं और फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चल रही। तो इसको देखते हुए सरकार ज़रा थोड़ा है ना लीनियंट वो करे। एक हमारा GST जो होता है उसको जरा टाइमली दिया करें ताकि इंडस्ट्री बूस्ट अप। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। जहां सत्ता पक्ष बजट को लेकर लगातार बैठक कर रहा है, तो वहीं विपक्ष ने भी अब अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। सत्र शुरू होने की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। जहां सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कांग्रेस की ओर से कौन कौन से मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। साथ ही इस बार का बजट कैसा हो, इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। हुड्डा ने कहा कि बजट जनहित में हो, यही उनका सरकार को सुझाव है। हरियाणा में राजनीतिक जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उस पर चर्चा हुई और जो इस सरकार की गलत नीति, गलत फैसले की वजह से आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ये सब बातों की चर्चा हुई और आने वाले विधानसभा स्तर में क्या क्या कॉल अटेंशन लाने हैं, क्या एडजर्नमेंट लाने हैं, इस बात की चर्चा हुई हमारी। और बाकी जो हर विधायक साथी के उसके यही आई बात कि लोग बहुत परेशान हैं। हर फैसला इस सरकार का जन विरोधी फैसला है। मैनिफेस्टो में वायदे किए वो कोई पूरा नहीं किया,
तो ये आने वाले विधानसभा स्तर में, बजट स्तर में, भाई अगर हम बजट देखेंगे, बजट अगर दिन जिसका हुआ तो हम उसको वेलकम करेंगे। उम्मीद नहीं है सरकार से कि जो अब तक जितने बजट दिए हैं, जन विरोधी दिए हैं, कर्जा बढ़ाने का एक काम किया है। कल पीसी है 12 बजे यहीं पे, ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ में बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, मेयर्स और अधिकारी मौजूद रहे। बजट से पूर्व की जो तैयारी के नाते से बैठकें हैं, एक बैठक हमने सामूहिक की है, बहुत से विभाग और उनके सेक्रेटरी सब आए थे, लेकिन कुछ विभागों की अलग से एक्सक्लूसिव बैठक तय की थी। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज है, रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो उसमें आज अर्बन लोकल बॉडीज के सभी हमारे जो डीएमसीज हैं उनको बुलाया था, अधिकारी सारे डिपार्टमेंट के थे और सब बातों पर चर्चा की गई। जो अभी तक करते आ रहे हैं उसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ताकि एक स्थानीय तौर पर भी हर एक लोकल बॉडी अपने अपने बजट बनाए और उस बजट में जो उनकी अपेक्षाएं हैं प्रदेश से वो रखें। हमारा जब बजट 2 तारीख को उसके एस्टिमेट्स हो जाएंगे, हमने जो उनके लिए एलोकेशन करनी है उसमें हम अपनी ओर से घोषित करेंगे और बाद में 15 तारीख के बाद 15 मार्च से लेकर के और 30 मार्च के बीच में सभी अर्बन लोकल बॉडीज अपने अपने बजट बना करके और उसकी सूचना प्रदेश को भेज देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई उनको गाइडेंस देनी है तो उसके बाद वो गाइडेंस भी उनको दे सकें। बजट तो पहले भी बनते हैं, लेकिन ध्यान में यह है कि अभी उतनी गंभीरता से वो बजट नहीं बनाए जाते और रियलिटी से काफी दूर रहते हैं। लेकिन अभी रियलिटी के नजदीक आकर के बजट बनाएं ताकि प्लानिंग ठीक बने और फिर उनकी अपनी एक जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसका एहसास भी उनको हो, क्योंकि इनकम, निश्चित इनकम प्रदेश से, सेंटर से जो फंड्स मिलते हैं वो तो है ही है, अपनी स्वयं की इनकम भी कैसे वो बढ़ा सकते हैं जिसमें से अपने विकास के कामों को तेज गति से कर सकें। इसमें जो उनके कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमने सुनिश्चित किया है कि जो प्रदेश से हम फंड्स देते हैं उसमें हर महीने कमिटेड एक्सपेंसेस उनको जरूर मिल जाए, ताकि किसी प्रकार की सैलरी का, बिजली के बिल का, कोई रेंटल कोई एक्सपेंस है उनका, उसमें कठिनाई ना आए, वो रेगुलर काम चलते रहें और विकास के नाते जो फंड्स इधर से मिलते हैं या फिर वो अपने फंड जितना उनकी इनकम है उसमें से ज्यादा विकास के काम वो करवा सके। 74वां अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान में, उसमें ये कहा गया है कि ये सब स्थानीय जो इकाइयां हैं, चाहे पंचायती राज है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों और उनमें 18 फंक्शंस बताए गए हैं कि वो 18 फंक्शंस वो अपने आप करें। उसमें फंड्स केंद्र से भी आते हैं, प्रदेश से भी जाते हैं। हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके माध्यम से हर वर्ष कितने फंड्स जाने हैं, जैसे पिछले वर्ष 6% का एक कमिटमेंट था, इस बार 7% का किया है। बल्कि इस बार कमीशन ने रिकमेंड किया कि 2% फंड्स स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में अलग से वो जो कम आय की जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको देने के लिए डिस्क्रिप्शन भी अपने हाथ में रखें। वो मोर और लेस 9% वो जाता है। 2% जो रजिस्ट्रेशन का यानी जो मिलता है स्टाम्प ड्यूटी, वो स्टाम्प ड्यूटी भी उनको अलग से दी जाती है। और बिजली के जो बिल होते हैं उसमें भी 2% के जो सरचार्ज है वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, म्यूनिसिपल में म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की पंचायत के लिए वो भी रिजर्व किए गए हैं। इसलिए वहां स्थानीय इकाई पर इनकम कैसे ज्यादा बढ़े इसके लिए प्रदेश भी सहायता करता है। स्थानीय तौर पर कुछ योजनाएं वो बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई टैक्सेस का बोझ स्थानीय जनता पर उनके कारण से आएगा ऐसा नहीं है। इसमें गाइडेंस तो स्टेट की ओर से उनको दी जाती है। अभी नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी म्यूनिसिपैलिटीज की इनकम का काफी बड़ा साधन बनेगा। देखिए, क्योंकि मिस हैंडलिंग तो कुछ लोगों ने की है, खास करके हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या जो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट चल रही थी उसमें 7A को लगा करके, ताकि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज जो जगह जगह बनने की जो एक प्रवाह चला हुआ था उसको रोकने के लिए नहीं बनाया था। फिर भी कुछ जगह उसकी अनदेखी करके बिना NOC के और रजिस्ट्रियां जो की गई हैं उसमें से डिपार्टमेंट की फाइंडिंग ये है तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए लिखा है। तो एक अच्छा स्वागत योग्य स्टेप है कि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सारे काम उनको करने हम करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में कई विभागों के साथ मुख्यमंत्री इस तरह से चर्चा करेंगे। कल भी हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया। बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। धर्मांतरण विरोधी कानून पेश होगा।
12 मार्च तक चल सकता है बजट सत्र। 7 या 8 मार्च को पेश हो सकता है बजट। 20 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया जाएगा। हालांकि आगे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई और विभागों के साथ बैठक करेंगे। वहीं एक बार फिर 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। जाहिर है ये बजट सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। यही वजह है कि दोनों ओर से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां सरकार पर अच्छा बजट पेश करने का दबाव होगा, वही विपक्ष चाहता है कि बजट ऐसा हो जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संसद के दोनों सदनों में मन की बात नहीं बनी तो अब मतदान के पहले 1 घंटे टीवी पर भी राजा की घबराहट साफ है और डर गहरा है, मगर जनता तो अपना मन बना चुकी है। वही कल गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और आम जनता मतदान से इसका जवाब भी देगी। तो वही उन्होंने ट्वीट कर यह भी लिखा है कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्ती, उसको खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। तो ऐसा भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब अपना मन बना चुकी है और कल गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और आम जनता मतदान से इसका जवाब देंगे। वहीं गुलाचिका में अवैध कॉलोनियों की धड़ल्ले से रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान जहां अधिकारियों की मिली भगत से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और तहसील में नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्री की जा रही है, तो वहीं बिना एनओसी के गोहला तहसील में सैकड़ों रजिस्ट्रियां हुई और शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जो दुष्यंत चौटाला साहब ने के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, हम दुष्यंत चौटाला से मांग करते हैं कि सर, जितने घोटाले या जितने लैंड के प्लाट बनाकर बेचे गए हैं वो सिर्फ कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बाकी डिस्ट्रिक्टों में है, परंतु जितना कैथल जिला में किया गया है ना, उससे 4 गुना ये घोटाला हल्का गुला की तहसील गुला में किया गया है। आप इधर भी नजर मारिए, क्या यहाँ घोटाला नहीं हुआ? अगर आप यहाँ निष्पक्ष जांच करेंगे तो जितना कैथल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उससे 4-5 गुना ज्यादा अगर यहाँ नहीं मिला तो आप जो कार्रवाई हमारे ऊपर करवाना चाहते हैं करवाइए। वहीं चौधरी चरण सिंह एचआईयू और किसानों के बीच बैठक में दोनों पक्षों में सहमति बन गई है और दोनों पक्षों के बीच का विवाद सुलझ गया है। वहीं दोनों पक्षों के बीच चली बैठक बेहद सौदापूर्ण रही, वातावरण में हुई। इतना ही नहीं, सहमति बनने के बाद इस मामले का पटाक्षेप भी हो गया है। 2 तारीख को हमने वीसी साहब के साथ मीटिंग की थी, उन्होंने गलती मानी। चौधरी चरण सिंह के नए साल के कैलेंडर के ऊपर जो उनका चित्र गायब कर दिया गया था, उसकी अपने जूनियर अधिकारियों का कसूर मान्या, तसल्ली करने के बाद और माफी मांगी। और जो विनय महला नाम का यूनिवर्सिटी का ही कोई प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, उसका बदली यहाँ से कर दी थी पानीपत, क्योंकि उसने ये चित्र प्रकरण का वहीं पुंडरी में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बैनर के नीचे कर्मचारियों ने एसडीओ बिजली बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बातचीत में उन्होंने बताया कि एसडीओ हिम्मत सिंह जबरदस्ती दबाव बनाकर कुछ लोगों से काम करवा रहे हैं, जिसके चलते एक बिजली बोर्ड के कर्मचारी सतीश कुमार एलडीएसई को चार्जशीट कर दिया गया है। वहीं सतीश कुमार ने कहा कि मेरे पास एसडीओ का इतना दबाव बनाया हुआ है कि मैं मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुका हूं और कल को अगर कोई ऐसी बात होती है या मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार एसडीओ हिम्मत सिंह ही होंगे। सर, मेरा कहना यह है कि एसडीओ ने बिल्कुल तानाशाही और बिल्कुल गलत रवैया अपनाया हुआ है। ये क्लैरिकल स्टाफ से लेकर टेक्निकल स्टाफ को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, नाजायज मानसिक प्रेशर बना रहा है और इसमें से मैं खुद ही पीड़ित हूँ।
मेरी भी गलत तरीके से इसने चार्जशीट की है, जबकि एक एलडीसी का वर्कलोड जैसे कि प्रधान जी ने बताया चार कनेक्शन प्लस दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हम दे सकते। तो इसने तीन कर्मचारियों का काम, जिस काम पे पहले 3 एलडीसी काम करते थे, इसने मेरे से वो जबरदस्ती करवाया जा रहा है। इसके द्वारा दबाव में मेरे से ऑर्डर साइन करवाए गए और इससे मैं इतना मानसिक प्रेशर में हूं कि मेरे साथ कुछ भी घटना होगी तो ये एसडीओ ही जिम्मेवार होगा। बिल के लिए खड़े जी, मीटर बिल सही करवाना। तो किससे मिलना था? एसडीओ से मिलना था जी। अभी तक नहीं आया? नहीं आया जी। 11 बच्चों के अभी तक एसडीओ नहीं और आया। 2 घंटे के जी खड़ी हुई ना मना यहाँ। समस्या जो हमारे नंबर 1 के एसडीओ मिसिंग है, वो बहुत तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। हमारे एलडीसी हैं, उन पे वर्कलोड 4 वर्करों का है, 20,000 से ऊपर कनेक्शन है, फिर भी उनकी चार्जशीट आए दिन कर रहे हैं। वो एक्सप्लेनेशन चार्जशीट तो बहुत अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। तो वहीं यमुनानगर के कैल बिलासपुर मार्ग पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां एक अनियंत्रित कार कई बार पलटने के बाद पानी में जा गिरी, जिससे हादसे में युवक और युवती बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि कार की स्पीड काफी तेज थी और चालक सड़क के मोड़ को समझ नहीं पाया, जिससे कार पानी में जा गिरी। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों को गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। भाई एक लड़की इंजर्ड हुई है उसमें, और हम वहाँ चौक पे खड़े थे, कोई मोटरसाइकिल वाले ने बताया भाई वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। उसी टाइम हम आए तो लड़की को उन्होंने साइड में निकाल लिया था। लड़की को गाड़ी में उठा के सिविल हॉस्पिटल वहाँ जगाधरी में एडमिट करा। जैसा कि आपकी गाड़ी पे लिखा है बस 1 काल दूर, आप सिर्फ 1 या 1.5 मिनट में यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल। तो इसकी सूचना कैसे मिली आपको? तो किसी मोटरसाइकिल वाले ने बताया था हमारे को, राह चलते ने कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। देश में कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए, जबकि 1,67,882 लोग कोरोना से ठीक हुए। वहीं देश में कोरोना के चलते एक दिन में 1,241 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 96.95% के पार पहुंच गया है। देश में बीते 24 घंटे में 67,084 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,67,882 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, तो वहीं 1,241 लोगों की कोरोना से जान गई है। तो देश में कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए हैं। 1,67,882 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, तो वहीं 1,241 लोगों की कोरोना से जान गई है। वहीं देश में रिकवरी रेट 96.95% के पार पहुंच गया है। हरियाणा में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 1,479 मामले सामने आए हैं और 2,920 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 14 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। अगर कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.2% के पार पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 510 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 110 और यमुनानगर में 151 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। तो हरियाणा में भी अब कोरोना से राहत देखने को मिल रही है। जहां प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,490 मामले सामने आए, वहीं 2,920 लोगों ने कोरोना को मात दी है। साथ ही 14 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। प्रदेश में अब रिकवरी रेट 98% के पार पहुंच गया है। इसी के साथ गुरुग्राम में 510 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 110 और यमुनानगर में 151 कोरोना के केस मिले हैं। तो हरियाणा में भी अब कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 1,489 मामले सामने आए हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।